दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे जो प्रवक्ता परीक्षा हुई थी भूगोल की, ठीक है। ये हुई थी आपके 1 फरवरी 2019 को। इसका पेपर सोल्व कर रहे थे डिटेल के साथ। 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में देख लिए थे। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, देख लिया था ना हमने। अपर्दन क्वेश्चन नंबर 25 था, अपर्दन के ना किसने दी थी थ्योरी। तो आपका ये था, आपका ये आंसर था इसका, डेविस वाला, ठीक है। डेविस से याद रखना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सही आंसर है इसका आपका सी, ठीक है। नदी का भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। अब ये 3 पढ़ लीजिएगा, ये तीनों सही है ना। तो नदी का अधिकतम दबाव का स्थगन चलता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नदी का भार बढ़ने पर जो अपरदन की क्षमता है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। आपको खुद पता है कि जैसे ये नदी बह रही है, मान लीजिए इसका ये बहाव क्षेत्र बड़ा होगा ना, तो ये अपरदन जितने ज्यादा बहाव होगा उतना ज्यादा काटेगी मिट्टी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं। तो सही आंसर है सी, स्कैंडिनेवियाई देश हैं जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है। देखिए इसे आप एक तरह से ट्रिक से भी कर सकते थे। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना वो फुल फिनलैंड में मिलती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा, इसे झीलों का देश कहा जाता है या झीलों की वाटिका। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आरओ में कि झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है, तो फिनलैंड को, ठीक है। अब ये फिनलैंड हो गए, उसके बाद आपके जितने भी है ना जो और भी देश है स्कैंडिनेवियाई देश जो गिने जाते हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, उसके अलावा ये आपका स्कॉटहोम जो हो गया ना आपका, स्कॉटहोम इसकी राजधानी है, स्वीडन हो गया। ये जितने भी देश हैं ये सभी स्कैंडिनेवियाई देश कहलावे हैं, ठीक है। तो इसलिए झीलों की वाटिका होगी, अधिकतम झीलें भी यहीं पाई जाएंगी। तो सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, संदूर। देखिए नदी विसर्ग, प्राकृतिक बांध और याजू। याजू याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों नदी से संबंधित होते हैं। विसर्ग क्या है कि ये देखिए नदी जब बहती है ना इस तरह से बहती है, तो जहाँ पे ये इस तरह से बहती है इसे विसर्ग कहते हैं। तो ये निर्माण करती है, ठीक है। प्राकृतिक बांध का मतलब यह है तटबंध का, कि जैसे नदी बह रही है तो साइडों में मिट्टी का जमा हो जाएगा तो तटबंध बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिए 4 कथन दिए हुए हैं लोएस से संबंधित। देखिए पढ़ लीजिए। लोएस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है लोएस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है। तीसरा है लोएस का सबसे बड़ा जमाव हुआंग पाई घाटी में पाया जाता है। और चौथा है लोएस मिसिसिपी घाटी, पेंटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। देखिए इसका चारों सही है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो लोएस से संबंधित सब चीज़ दिए हुए हैं, फैक्ट सभी ठीक है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ लोएस क्या होता है। या फिर पूछे जाते हैं कि लोएस के मैदान, क्वेश्चन ये आता है कि लोएस के मैदान किससे निर्मित होते हैं, ठीक है। नदी से, पवन से, या इस तरह से ना आपके हिमानी से या जल से, जिस तरह भी देख लीजिए। तो आपका ये लोएस के बनते हैं पवन से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लोएस के मैदान बनते हैं पवन से। बनते कैसे हैं देखिए, जैसे मरुस्थल है कोई, ये मरुस्थल हो गया, यहाँ से मिट्टी है ना जो जब पवन चलेगी ना तो बहुत सारी मिट्टी उठा के ले जाएगी अपने साथ, है ना। और फिर जहाँ पे धीमी होगी ना, कहीं पे आगे चल के मान ले धीमी होगी इसकी हवा की रफ्तार है ना पवन की, तो यहाँ पे ये जमा करती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो मिट्टी का जमा हो जाए है ना, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी बन जावे है। इसे ही लोएस के मैदान कहे हैं, ठीक है, लोएस के मैदान। अब ये इससे फैक्ट दिए हुए हैं, ये चारों आप देख लीजिएगा, ठीक है। चारों सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सही आंसर है आपका डी, सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। देखिए ये गलत है, क्योंकि जो सियाल है वो ऊपरी क्रस्ट है, सीमा उसके नीचे है और नीफे नीचे है। मैं इसके संबंधित आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं एक तरह से समझा देता हूँ। देखिए पृथ्वी है जो, उसे इस तरह से मान लीजिए। इसमें 2 ही चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। एक तो ये पूछाते हैं परत, जो ये किससे क्वेश्चन आया हुआ ना, डी सीमा सियाल के ऊपर तैरती है, इससे पता चल जाएगा आपको। देखिए सबसे नीचे की होती है ना जो, उसे बोलते हैं आप कोर, अंदर की बिल्कुल। जो उससे ऊपर की होती है इसे बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे ऊपर की होती है इसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। ये याद रखिए तीनों, अब आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद अब इनसे फैक्ट याद रखिए, जो कोर होते हैं उसमें तो होते हैं निफे, ठीक है। और जो आपका मेंटल होता है इसमें होते हैं सीमा, और जो क्रस्ट होता है इसमें होती है सियाल। तो अब पता चल गया ना, सियाल ऊपर होगी और सीमा नीचे होगी, जो इसमें दी हुई है ना, जो गलत है आपका सीमा सियाल के ऊपर तैरता है वो इसी से है। अब ये अलग अलग भी याद रखने हैं, देखिए ऐसे याद रखने हैं, जैसे सीमा सियाल है ना, तो SI से हो जाएगा सिलिका और AL से हो जाएगा एल्यूमिनियम। सीमा है मेंटल में तो SI से हो जाएगा सिलिका, MA से हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। और कोर में है निफे, NiFe, तो Ni से हो जाएगा निकल, Fe से हो जाएगा फेरस यानी कि लोहा। तो इनसे ही परतें बनी हुई हैं, ठीक है। 2 चीज़ याद रखनी, एक तो इनकी ये परतें होगी
किसे क्या कहते हैं? पहली, दूसरी और तीसरी, कोर, मेंटल, क्रस्ट। और उसके बाद ये कैसे होंगे? सियाल, सीमा और निफ्फे। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कोल शब्द संबंधित है तो सही आंसर हो जाएगा ए, ग्लेशियरों से। ठीक है, जैसे हमने अभी लोएस पढ़ा था ना, इसी तरह कोल होते हैं जो दर्रे टाइप, वो ग्लेशियरों से बनते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बताना है कथन एक, कथन दो दिया हुआ है, कौन सा सही है? बहता हुआ जल अपर्दन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है, ये सही है। दूसरा है पर्दन के अन्य कारकों, ग्लेशियर, ये भूमिगत, पवन सब रहते हैं, ये भी सही है। देखिए आपको खुद पता है कि जो जल का बहाव होता है ना, जो आपका पानी है, वो सबसे ज़्यादा पर्दन करता है, ठीक है, मिट्टी का। उसके अलावा जो अन्य कारक हैं इसके, वो आपके ये हैं, ग्लेशियर हो गया, आपका पवन हो गया, भूमिगत जल हो गया। तो दोनों सही हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा सी आपका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं, सही आंसर है बी, ये आपके जो पश्चिमी तट होते हैं उन पर पाई जाती है। अब देखिए एक तो जो क्वेश्चन आते हैं चक्रवात से, वो याद रखना, जो चक्रवात होते हैं वो पूछे जाते हैं वे उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं, निम्न वायुदाब के, तो आपको याद रखना है निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं आपके चक्रवात। ठीक है, अब क्या है ना, चक्रवात जैसे आपने बंगाली खाड़ी में ले लीजिए, ये बंगाली खाड़ी है पूरी, तो जो हमने देखा होगा आपने, ये इंडिया है, ज़्यादातर यहाँ से उठते हैं, तो जो इसका महासागरों का जो पश्चिमी तट हुआ है ना, वहाँ से हुए हैं ये, इनकी उत्पत्ति चक्रवातों की। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, सही आंसर हो जाएगा बी, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमिगत है? तो सही आंसर आपको पता है, हंगरी देश है जो, वो भूमिगत है। आपको ये याद रखने हैं, आज ही याद कर लीजिएगा, जो भूमिबद्ध देश होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो अफ्रीका और आपके एक ये वो है ना आपके अफ्रीका और यूरोप, इन दो देशों के में होता है। एशिया के आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसान आसान है, एक दो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, इसी तरह जैसे आप अफ्रीका में है ना, चाड देखेंगे, ये इस तरह के देश, ये सभी आपके भूबद्ध है। हंगरी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, यदि भूमध्य रेखा का सौर्यिक तापमान 100% है तो ध्रुवों पर क्या होगा? तो ध्रुवों पर होगा 42 डिग्री। ये फैक्ट अच्छा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये आपको ऐसे ध्यान रखना। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता है जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ऊपर होती है 90 डिग्री तक और नीचे भी होती है 90 डिग्री तक, टोटल होती है 181, 90 + 90 और एक ये 0 डिग्री, 181 होगी ना। तो यहाँ पे 100% रहेगा, सूरज का जो तापमान है पूरा 100% रहेगा। और जो ये भूमध्य रेखा की जो 90 डिग्री पे होती है ना, यहाँ पे सबसे कम होता है 42 डिग्री। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36, इसका सही आंसर हो गया ना डी, ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये, यह समताप मंडल में गति करता है, तो ये ही गलत हो गया। ठीक है, ये गलत क्यों हो गया? कि जो आपकी जेट स्ट्रीम जितनी भी पवनें होती है ना, वो आपकी क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में डलती है। ठीक है, जो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत होता है उसमें चलती हैं सारी जेट स्ट्रीम धाराएं। बाकी सही है सभी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी, क्योंकि पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, घुमावदार मोड़ों पे चलती है और इनकी गति इतनी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अब जो इसे क्वेश्चन नंबर 36 है ना, बस आपको एक चीज याद रखनी है, जेट स्ट्रीम है जो क्षोभ मंडल में चलती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया जाता है? सही आंसर है बी, कर्क रेखा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 6-7 बार आ चुका है, एक बार IAS में भी आया हुआ है ये। वो आता क्यों है? ये इसलिए आता है कि आप क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ना हम 0 डिग्री इस तरह पृथ्वी को, तो हम सोचते हैं जो ये भूमध्य रेखा है यहीं पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पे सीधी रहती हैं। पर ऐसा नहीं है, कर्क रेखा पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। और कर्क रेखा पे भी कैसे करेंगे? ये देखिए आपको पता है 0 डिग्री, ये आपका 23-23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो जो 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर सबसे अधिक है। इसका आपको याद कैसे रखना है कि जो आपके टोटल मरुस्थल है ना, मरुस्थल वो इसी एरिया में मिलते हैं, गर्म मरुस्थल। आप देखिए भारत भी यहीं पे है, तो थार मरुस्थल, यहाँ पे आपने देखा होगा ना, जितने भी अरब कंट्री हैं, अरब का मरुस्थल है, ईरान का हो गया दस्ते लूट या दस्ते कबीर, ये सब मरुस्थल 20 डिग्री पे हैं। उसके आप इधर आ जाइए, सहारा का सबसे बड़ा दुनिया का मरुस्थल, ये 20 पे ही है। तो आपको याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पे जो टेम्परेचर दर्ज किया जाए वो कर्क रेखा के आसपास किया जाए। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मरुस्थल से भी पूछा जाता है कि जो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल हैं गर्म में कहाँ पे अधिक मिलते हैं? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह पवनियों के लिए एक अवरोध माना जाता है? तो सही आंसर है बी,
मानसून पवनों को। देखिए इसलिए माना जाता है अश्वक्षांश या गरजता या चाल ये चीखता साटा है ना, ये सभी क्या है ना, स्थिर है, ये हमेशा जलवायु में चलती रहती है पवनें, ठीक है। पर जो मानसून है ना, ये और एक तरह से प्रभाव इन पर पड़ जाता है किसी का, जैसे टेम्परेचर यहाँ का बढ़ गया या यहाँ का, तो ये उसी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो अवरोध माना जाता है ना पवनों में, वो मानसूनी पवनों को माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, समुद्र में खारापन का मुख्य कारण है, तो सही आंसर है बी भूमि, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मान लीजिए ये पे कोई है ना, ये समुद्र है, ठीक है, अगर यहाँ से नदियाँ आएंगी ना, इसमें गिरेंगी, तो ये इसका पानी इतना लवणता या खारा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि नदियाँ इसकी लवणता को कम करते हैं। और जब नदियाँ है ना पहले कम थी, तो पहले क्या हुआ था, पहले भूमंडल में पूरा है ना आपका पूरा ठोस था, ठीक है। तो जितना भी जो भूमि थी, इससे जो भी जाता था यहाँ से मटेरियल, तो सारी लवणता जाती थी यहाँ से, भूमि से, ठीक है, किसी भी रूप में, पवन के या किसी भी रूप में, मान लीजिए भूमि के, जल के, किसी भी रूप में। तो अब तो जो ग्लेशियर बाद में बने थे, तो ग्लेशियरों से तो अपर जो लवणता है वो कम हुई, पर पहले भूमि से अधिकतम थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए भूमि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सत्य नहीं पूछ रखा है। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों पढ़ लीजिएगा, ये सही है। ग्रेट बैरियर रीफ है जो आपको पता है आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में नहीं है। बाकी ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो बॉस जल संधि है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है, टोरस आपकी ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी, और कुक न्यूजीलैंड को दो भागों में बात करें। चलिए मैं जल्दी से इसके बारे में बता भी देता हूँ जिससे आप भूलेंगे नहीं। देखिए ये जैसे कुछ इस तरह से आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया है, ठीक है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया से दो तीन चीज़ जल्दी से बता देता हूँ। ये इसे बीच में से काट लीजिए, ठीक है। ये जितना इसका ये इधरला हो गया ना, इधर पूरा हो गया, ये जो पश्चिमी हिस्सा है ना, ये पूरा मरुस्थल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। और जो आपकी ये जो लाइन है ना यहाँ पे ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ पूरी लैंगून की बनी हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है ये, ठीक है, ये वाली। तो ग्रेट रीफ ये होगी। और आपके जितने भी ऑस्ट्रेलिया के मेन मेन शहर हैं वो इस तरह बसे हुए हैं, जैसे ये मेलबर्न हो गया, आपका सिडनी हो गया, ठीक है, और जितने भी हैं ना, ये पर्थ हो गया यहाँ पे, इस तरह से इसी पे ही, ठीक है। और जो ये मैं आपको बताया है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं जल संधि, देखिए यहाँ पे है आपका न्यू गिनी, ठीक है, और आपका नीचे यहाँ पे लगा लीजिए, वरना यहाँ पे है तस्मानिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे जल संधि है ना, ये तस्मानिया को लग कर आई है, तो है बास जल संधि। और जो ये न्यू गिनी को लग करती है यहाँ पे, ये जल संधि है आपकी टोरस, ये दोनों याद रखनी है। और यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है इस तरह से, तो वो कुक जल संधि से अलग हुए हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग से पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित परिस्थिति तंत्रों में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है, तो सही आंसर हो जाएगा ये शैवाल तल व भित्तियां सबसे अधिक है समुद्र में, परिस्थिति तंत्र में सबसे अधिक मिलती हैं, ठीक है, सही आंसर ये हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा एक जीव शाकाहारी है, तो सही आंसर हो जाएगा ए समुद्री गाय, ठीक है। देखिए IAS 2014 का पेपर हुआ था, उसमें ऑप्शन पूछा हुआ था कि कौन समुद्र से संबंधित है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में दरियाई घोड़ा था, आपका समुद्री घोड़ा था, समुद्री गाय थी, और आपकी सील मछली, इस टाइप से थे। तो सबने ये सोचा था कि दरियाई घोड़ा, समुद्री गाय तो कुछ होता ही नहीं, हमने कभी नाम नहीं सुना है, तो वो गलत कर लिया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से याद रहेगा वो भी, समुद्री गाय समुद्र में संबंधित है और ये शाकाहारी है, यहाँ पे शाकाहारी पूछा हुआ है, तो समुद्री गाय हो जाएगी। जो आपने सुना होगा ना, डुगोंग का नाम सुना होगा, डुगोंग, ये भी कम ही मिलते हैं, ये डुगोंगी समुद्री गाय है, ठीक है, इसके प्रजाति का ये जीव है, या डुगोंग को ही कह लीजिए समुद्री गाय, ठीक है। अब इसका सही आंसर हो गया ए। बाकी ठीक है, देख लीजिए, ये तो आपको पता है, दरियाई घोड़े का, सील मछली का, समुद्री शेर का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कथन सत्य नहीं है पूछ रखा है, सही आंसर हो जाएगा सी भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है। देखिए ये बाकी तीनों सही हैं, एक तो ये याद करिएगा, एक आपको याद रखना है भूमध्य रेखा के पास नहीं लवणता पाई जाएगी, जो 0 डिग्री पे है, यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर अधिक रहता है, और प्रत्येक दिन 2 से 3 बजे के बीच में वर्षा होती है। तो जब वर्षा होगी ना, तो वो लवणता कम कर देगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के पास लवणता कम पाई जाएगी, उष्णी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये अलग से पूछा जाता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे यूपी SSC है ना, यूके SSC, उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि महासागरों की लवणता कितनी है, 30%, 35%, इस तरह से ना, तो 35 याद रखनी है आपको, ठीक है, प्रति 1000 रुपये, ये इस तरह दर्शाई जाती है। देखिए मैं बता भी देता हूँ, हम तो परसेंटेज में ऐसे लिखते हैं, और जो लवणता दर्शाई जाती है वो इस तरह दर्शाई जाती है, ऐसे करके यहाँ पे 2 बिंदी लगती है, ठीक है, इस तरह से ये होती है, ये प्रति 1000 पे निकलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, जर्मनी में हिमगहर को कहा जाता है, तो सही आंसर है डी कार कहा जाता है, ठीक है। जो आपके ये होते हैं ना, आपने देखे होंगे सर्क, तो सर्क को ही जर्मनी में कार कहा जावे,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी वर्षा सिंचित है। तो आपको पता है वर्षा सिंचित फसलें वे होती हैं जो वर्षा पे डिपेंड करती है, और भारत की 50 से लेकर 60% कृषि है ना वर्षा पे डिपेंड है। तो जो वर्षा पे देखिए आप गेहूं है, ये वर्षा आधारित नहीं हो सकती क्योंकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में सिंचित करना पड़ता है। आपकी चना भी इसी तरह की, आपकी बाजरा है ना, बाजरा आपने देखी होगी राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, खासकर राजस्थान में। वो इसलिए कि ये बंजर में भी हो जाता है। बंजर का मतलब ये है कि जहाँ पे बारिश कम होगी ना तो वहाँ पे भी उग जाता है बाजरा। तो ये वर्षा पे आधारित होता है, कभी वर्षा हुई तो उससे से पानी मिल जाएगा, वरना शुष्क जो मरुस्थल होंगे उसमें भी हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 3 सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी कजाकिस्तान। इसे ध्यान रखिएगा, सब कनाडा लगाते थे, अब कनाडा सेकंड पे है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है। फर्स्ट पे कजाकिस्तान, सेकंड पे कनाडा और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के उत्पादन में। ठीक है, इस तरह के फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। जो आपका बीईओ का एग्जाम आप देंगे ना तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे ये उत्पादन से। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है। तो आपको पता है अल्जीरिया में भी मिलते हैं, लीबिया में मिलते हैं। लीबिया में तो आपको पता है वो जो तानाशाह थे वो पेट्रोलियम के उसी पे डिपेंड थे। मिस्र में मिलते हैं, आपके मोरक्को में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये भी पेट्रोलियम से आ गया ना क्वेश्चन, अब इससे पहले यूरेनियम का था। अब इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा, एक तो भंडार में और एक उत्पादन में, कि पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और भंडार में आपको पता है वेनेजुएला फर्स्ट पे है और सेकंड पे है सऊदी अरब। 2 याद रखिए बहुत है, वेनेजुएला फर्स्ट पे और आपका भंडारण में, और सेकंड पे है सऊदी अरब, और उत्पादन में यूएसए प्रथम पे है। ठीक है, और सेकंड पे है सऊदी अरब। मतलब सऊदी अरब दोनों में, भंडारण में उत्पादन में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, उत्पादन में यूएसए फर्स्ट और भंडारण में वेनेजुएला। ठीक है, ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, देख ले पढ़ लीजिए। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति व पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते थे, ये सही है। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, ये भी सही है। एस्किमो तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक से मेल नहीं खाता है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक ही आपको पता होगा, हुबर बांध का पता होगा आपका, यूएसए में है, कोलोराडो नदी पर। ठीक है, तो बाकी का तो ये थोड़े टफ हैं, पता नहीं चलता है। अब याद रखिएगा, जो एस्कोम्बो है वो घाना में है और कुरेबगाबा जापान में है। ठीक है, और जो ये वोरगेम्बा दिया हुआ है ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो डी आंसर है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, किलिमंजारो पर्वत स्थित है, सही आंसर है सी तंजानिया में। देखिए मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी जो आरओ का मेंस का पेपर कराया था, उसमें मैंने आपको पूरे 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां बताई थी। ठीक है, वो ध्यान रखनी थी और किस पर्वत पे है। तो उसमें किलिमंजारो भी थी, वो आपके अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत शिखर है किलिमंजारो, ये तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, ये फैक्ट अच्छा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।